सारा रोड मैप आ गया सामने, लेकिन जाहिर है इस पे अमल करना है, और वो इतने अरसे से जो फार्मूला चलता रहा अमल नहीं हो पाया। उसके रास्ते में रुकावटें क्या क्या थी, किसको मनाना आसान किसको मुश्किल, आईनी तरमीम कहाँ आसान कहाँ मुश्किल, ये सारे मरहले कैसे तय होंगे, इन सियासी जमातों का क्या होगा, इन्हें कैसे मनाया जाएगा? हाँ जी, मेरा ख्याल है मसला बनेगा पीपल्स पार्टी और सिंध का। केपी में कोई इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा, पंजाब तो पहले तैयार है। यहाँ तो पहले भी सूबों की बात होती रही है। इमरान खान साहब तो इसी नारे पे आए थे ना, जनूबी पंजाब सूबा महाज, बाकायदा एक नारे के साथ। तो इसलिए पीटीआई इसको अपोज नहीं कर सकती, वो तो उनके लीडर ने तो पहले ही इसके लिए हमायत की थी। नून लीग तो जो कहेगी रियासत के इदारे वही करेगी, और वैसे भी उनको फिक्र नहीं है कि अगर उनका कोई सपोर्ट है तो वो, अगर सरगोदा में उनके 2 MP सेलेक्ट होते हैं तो कोई छोटे यूनिट हो जाएंगे तो वही फिर से इलेक्ट हो जाएंगे, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सिंध का प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान का भी नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से डिविजन्स किए हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सिंध के अंदर एक सेंटिमेंट है कि सिंध को जिस सूरत में है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंटिटी, उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। ये एक सिंधी नेशनलिज्म है जिसकी बेसिस के ऊपर, जिसको पीपल्स पार्टी ने अपना लिया, और आसिफ जरदारी साहब ने जो 18th अमेंडमेंट करवाया था उसका बेसिस ही ये था कि इस यूनिट को हाथ ना लगाया जाए, इसको पैसे और दिए जाए मगर हाथ और ना लगाया जाए, इसको डिवाइड करने की कोशिश ना करें, बिकॉज सिंधी नेशनलिज्म इज़ एथनिक बेस्ड। और तो इसलिए इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने कहा जी एथनिक को तो हमने देखना ही नहीं, उसको तो हमने हाथ नहीं लगाना, जो है वही रहेगा। तो पहले ही उन्होंने वो क्लियर कर दिया। अब आई बात कि क्या मसला क्या है। सिंधी कहते हैं कि जी कराची जो है वो सिंध का हिस्सा है, और हमें कराची की डेवलपमेंट के अंदर हमारा भी रोल होना चाहिए, हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। मगर कराची में सिंधी एथनिक की पॉपुलेशन जो माइनॉरिटी है, वहाँ महाजर हैं, और महाजर सिर्फ वो नहीं जो कि इंडिया से आए हैं, महाजर वो भी हैं जो और प्रोविंसेस से, पंजाब से वहाँ गए हैं, और केपी से वहाँ गए हैं, कश्मीर से वहाँ गए हैं। तो इट्स अ मल्टी एथनिक सिटी नाउ। सिर्फ महाजरों की, महाजर को अगर आप डिफ़ाइन करते हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं, तो दे आर ऑल फ्रॉम आउटसाइड। कराची की ओरिजिनल पॉपुलेशन तो 3 लाख 4 लाख थी पॉपुलेशन, तो अब तो इट इज़ 20 मिलियन एंड प्लस, एंड दे आर ऑल फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। तो इसलिए उनको कैटेगराइज करना एज सिंधीज़, ये एक सियासी चाल है। अच्छा, इसलिए, और वो कराची को अलग नहीं होने देते, वो कहते हैं नहीं कराची हमारा हिस्सा है। मगर अब अगर उनके अपने इतने हिस्से हो जाएंगे और कराची के भी हिस्से हो जाएंगे जी, तो मेरा ख्याल है कि ये समझाया जा सकता है कि वी आर नॉट फिडलिंग विद सिंधी नेशनलिज्म, बिकॉज ऑब्जेक्शन सिंधी नेशनलिज्म से आएगी। और यहाँ ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं वो यही दी जा रही हैं कि जी अगर आपने ऐसे किया तो ब्लड बात हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, अब मेरा इसका जवाब सिंपल सा है। अगर पीपल्स पार्टी इस प्रोजेक्ट के ऊपर साथ है, उनके रियासत के इदारों के साथ है, अब पीपल्स पार्टी समझती है कि उनका फ़ायदा है और सिंध का भी फ़ायदा है, तो फिर कोई ब्लडबाथ नहीं होगा, फिर कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन या नहीं होगी। अगर पीपल्स पार्टी बाहर हो जाती है आउट ऑफ द सिस्टम, तो फिर पीपल्स पार्टी और सिंधी नेशनलिस्ट वो एक हो जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी वहाँ, और वहाँ राइटिंग होगी, शोर शराबा होगा, और वायलेंस भी हो सकती है। और तो ये इसको हैंडल करना है। उसको हैंडल MQM, जमात इस्लामी, PTI से किया जा सकता है। MQM, जमात इस्लामी, PTI, इन सब का इंटरेस्ट ये है कि कराची को सिंध से एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग किया जाए, ताकि कराची को पैसे मिले डेवलपमेंट के लिए। अभी सारे के सारे पैसे कहीं और चले जाते हैं, जो कलेक्शन होती है कराची में, पैसे कहीं और चले जाते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट जो है इज़ नॉट रन बाय कराचीइट्स, इज़ रन बाय सिंधीइट्स। जो मगर अब वो यही तो मसला बना हुआ है कि, तो अब मेरा ये ख्याल है कि ये मसला जो है इसको हल कर लिया जाएगा, पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड ले लिया जाएगा। अगर पीपल्स पार्टी को इस बात का एहसास होना कि वो गवर्निंग स्ट्रक्चर का हिस्सा होंगे और उनको नुकसान नहीं होगा, उनका फ़ायदा ही होगा, तो मेरा ख्याल है ये कन्विंस करने वाली बात है, नेगोशिएट करने वाली बात है, और ये मसला हल हो सकता है। अगर इसको ना किया गया तो मसले बन सकते हैं। दिस इज़ ऑल आई कैन से, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहूँगा। इसके लिए आपने एक बार कमेटी की बात की थी कि हो सकता है कोई कमेटी बन जाए, 28वीं आईनी तरमीम से इसका रास्ता निकले, इसकी तरफ नहीं निकलेगा तो वहीं से 28वीं या 29वीं तरमीम में ये सारा कुछ आ जाएगा। जब इम्प्लीमेंट करने जाएंगे ना तो वहाँ ऑब्जेक्शन आती है ना। पीपल्स पार्टी इस एजेंडे को फॉलो करती है और अंगूठा लगा देती है,
तो फिर मसला हल हो गया। 28वीं तरमीम में ही मसला हल हो गया। 28वीं 29 जिसमें ये करते जी। हैं। अगर पीपल पार्टी कहती नहीं हम नहीं करते, तो फिर रियासत क्या करेगी? रियासत के इदारे जो कि चाहते हैं ये हो, नून वाले भी चाहते हैं ये हो, वो क्या करेंगे? और पीटीआई भी चाहेगी। उस इस वक्त जैसे कहते हैं ना, जिद कर रही है, वो कहते हैं इमरान खान ना सानू गपशप करवा दो, ਉਹਦਾ भी कोई रास्ता कढ़िए तो ਅਸੀਂ कर ही देंगे, मगर उदू नहीं करांगे जब तक आप हमारी बात नहीं सुनते। सलमान अकरम राजा साहब ने भी यही कहा है कि उनका इनपुट जरूरी है इमरान खान बिल्कुल साहब का जरूरी हर है। मामले में। अब बात यह है कि यहाँ रियासत को भी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। अगर पीटीआई को साथ लेके चलना है जी, तो फिर इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ कोई मुकबका करना पड़ेगा, उनको सिस्टम के बाहर नहीं रखना पड़ेगा। पहली बात ये, दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट। मगर सारी पाकिस्तान के अंदर आवाज़ ही एक है कि इतनी बड़ी पार्टी को आप बाहर नहीं रख सकते, कोई ना कोई मुकबका करके उनको सिस्टम के अंदर लाया जाए। ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। इट्स अ बिग हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज़, मगर ये करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों इफ़ दे आर अपोज टू दिस, अगर इसको वो नहीं मानते, तो फिर ये अमेंडमेंट नहीं हो सकेगी। और मौलाना ने तो ऑलरेडी अपने इशारे कर दिए, वो कितने नाराज़ हैं। तो इसके लिए काफ़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से मुराद पॉलिटिकल कोऑपरेशन और कंसेंसस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये कल नहीं होने जा रहा, ये परसों नहीं होने जा रहा। इसके ऊपर अब ये सारी चीज़ होगी ना। आज हमने बात कर दी, 2 दिन पहले कहीं और मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर बात की, मियां आमिर ने इसके ऊपर बात की, सारे चैनल्स जो हैं वो लगे हुए हैं यही चीज़ें डिस्कस करने। बड़ी अच्छी बात है, ये सारे डिस्कस करें, इसकी खामियां निकालें, इसको फिर जो पावर्स दैट बी हैं जो लोग, ये इसके ऊपर फिर डेवलपमेंट्स हों, इसके ऊपर बहस हो, फिर पार्लियामेंट के अंदर हो, फिर कमिटीज़ के अंदर हो, तो ये साल लग जाएगा। अगर आप आज शुरू करते हैं ना इसके ऊपर डिस्कस करना कि क्या करना है और कैसे करना है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली करना है, उसके लिए क्या सपोर्ट चाहिए, कैसे आपने नंबर्स गेम में करना है फॉर 2/3 मेजॉरिटी, कौन आपने लेना है साथ, कौन नहीं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की बनी थी विद एवरीबडी ऑन बोर्ड। भुट्टो साहब की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उस वक्त सारा मुल्क बिखरा हुआ था, अवाम न्यूट्रल, मतलब बिल्कुल ही डिप्रेस थी कि यार मुल्क आधा हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। उस और बड़े लोग उस वक्त भी बलोचिस्तान और केपी वाले अलहदगी पसंद तंजीमें शुरू हो गई थी बांग्लादेश देख के। भुट्टो साहब ने सबको बुला के बैठा के 3 महीने 4 महीने उन्होंने लगाए। 1972 में वो आए थे और 1973 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनी। तो 1 साल लगा दिया उन्होंने, नेगोशिएशंस, क्लॉज बाय क्लॉज, ये वो। तो उन्होंने फिर सबसे साइन करवा लिया, एवरीबडी साइंड ऑन इट। बलोचिस्तान के गौस वक्त बेजेंजो साहब ने ओके कर दिया, उधर से वली खान ने ओके कर दिया एंड सो ऑन। और सिंध से भुट्टो साहब खुद थे, पंजाब से करवा लिया, वो अपने पंजाब भी उन्हीं के हाथ में था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की फिर चीज़ करनी पड़ेगी आपको। यू विल हैव टू ब्रिंग ऑल दीज पीपल ऑन बोर्ड। ये उतना ही हिस्टोरिक इवेंट होगा जितनी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन थी, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी तब्दीलियाँ करनी पड़ेगी। तो ये जल्दी होने वाली बात नहीं, इसलिए मैंने आपसे ये कल कहा था कि ये वक्त लगेगा इसको, इसके अंदर डिबेट्स होंगी, गिव एंड टेक होगा, सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा और फिर जाके इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन।